नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जो नियमावली है फाइनल सारी चीज़ें उसके संबंध में कंप्लीट हो चुकी हैं और ये नोटिस आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो कि आपका 13 दिसंबर 2023 की आप तारीख देख पाएंगे। इसमें सारी चीज़ें क्लियर भी की गई हैं कि जो उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती होगी, सुपरटेट की परीक्षा होगी, क्या कुछ उसमें क्राइटेरिया रहेगा। इसी के संदर्भ में आज के न्यूज़पेपर में न्यूज़ भी प्रकाशित हुई है, जैसे कि 3 वर्ष में चयन प्रक्रिया शुरू ना होने पर विज्ञापन रद्द, तो इसमें भी बताया गया है। परंतु हम डायरेक्ट बात करते हैं नोटिफ़िकेशन में, न्यूज़ आपको आखिरी में दिखाएँगे। यहाँ पर नियमावली का नाम लिखा गया उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग नियमावली 2023 और स्टार्टिंग में सभी शब्दों को जो है वो बताया गया है कि किस शब्द का तात्पर्य किससे है, उस सारी चीज़ों से है। हम मेन मुद्दे पर लेकर के चलते हैं आपको। स्टार्टिंग में सबसे पहला जो अध्याय है, उसमें आयोग के गठन और आयोग के कर्मचारी वर्ग की बात की गई है कि कौन होंगे और जैसे अगर साक्षात्कार वगैरह होगा तो उसमें किनका-किनका गठन किया जाएगा, अगर वो नहीं होते हैं, उस संदर्भ में कौन आएगा। तो ये सारे जो बातें हैं वो इसमें की गई हैं और यहाँ पर ढेर सारे पॉइंट के तौर पर इसी को जो है वो बताया गया है। बहुत सारे पॉइंट के तौर पर एक-एक पॉइंट को यहाँ पर डिफाइन किया गया, परंतु ये सारी जो बातें हैं वो आयोग के सदस्य को लेकर के आपसे संबंधित नहीं है। जैसे एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर कि सचिव की क्या शक्तियाँ होंगी, क्या कर्तव्य होंगे, तो वो सारी चीज़ें इसमें जो है वो बताई गई हैं। परीक्षा नियंत्रक की जो शक्तियाँ हैं, कर्तव्य हैं, वो बताई गई हैं। अब यहाँ पर दूसरा जो अध्याय है, वहाँ पर आप देखेंगे तो अर्हता क्या होगी, अध्यापक अनुदेशक की अर्हताएँ। तो सबसे पहले राष्ट्रीयता को लेकर के बात की गई है कि भारत का नागरिक हो, ऐज को लेकर के बात की गई है कि किसी पद पर चयन के लिए अभ्यर्थी की आयु उस कैलेंडर वर्ष की पहली जुलाई। अच्छा, ये जो अर्हता की बात की गई है, ये अध्यापक या अनुदेशक ऐसे स्लैश करके लिखा हुआ है। इसी प्रकार ऐज को लेकर के बात की गई है कि उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी सरकार के द्वारा विनिर्दिष्ट जो है वो किया जाए। वही सब यहाँ पर अलग-अलग पॉइंट में बताया गया है। अब अगला जो अध्याय के तौर पर है वो है भर्ती की प्रक्रिया। अब भर्ती की प्रक्रिया के संदर्भ में यहाँ पर नियमावली जो बनाई जाएगी उसके अकॉर्डिंग होगा और दूसरे पॉइंट में यहाँ पर बताया गया है कि रिक्तियों की संख्या वगैरह जो होगी उसको कैसे भेजा जाएगा। तो यहाँ पर बताया गया है कि सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले प्रत्येक श्रेणी के पद के लिए भर्ती के वर्ष के अंतिम दिनांक को जो भी सेवानिवृत्त के कारण जगह जो है वो आपकी खाली होंगी उसको शामिल करते हुए नियुक्ति प्राधिकारी अथवा प्रबंध तंत्र अथवा प्राधिकृत जो अधिकारी हैं उनके द्वारा रिक्तियों का जो विवरण है वो भर्ती के वर्ष की 15 जुलाई तक उप नियम 1 के अधीन अधीन प्राधिकृत अधिकारी को जो है वो भेजा जाएगा। फिर वो सब सत्यापन वगैरह करेंगे, फिर उसके बाद प्रत्येक श्रेणी के जो पद हैं, उनका वो आरक्षण श्रेणीवार जो रिक्तियाँ हैं, उसका वो विवरण तैयार करेंगे, फिर उसको भेजा जाएगा, तो वो उसी वर्ष के 31 जुलाई तक भेजा जाएगा। इन सारी चीज़ें जो हैं वो एक डेट दी गई, बाकी अब इन डेट में आपकी सारी चीज़ें होती हैं, नहीं होती हैं, वो तो आपको आगे देखने को मिलेगा। जैसे बिहार में लगातार उन्होंने कह दिया है कि इतने-इतने टाइम में होंगी, तो वो करके दिखा रहे हैं। आगे रिक्तियों की अधिसूचना और आवेदन पत्र प्रस्तुत करना, यहाँ पर बताया गया है अलग-अलग वर्गों के अकॉर्डिंग कि जैसे कोई निकाली जाती है वैकेंसी तो दैनिक समाचार पत्र वगैरह में होगा, राज्य में इसका व्यापक प्रचलन हो, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बताई गई हैं। यदि ये एक पॉइंट देखेंगे, यदि 3 वर्ष के अंदर विज्ञापित पदों के सापेक्ष चयन की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो पाती है, मतलब कोई नोटिफ़िकेशन निकला और सारी चीज़ें उसकी नहीं हो पा रही हैं, तो जो विज्ञापन है वो आयोग के द्वारा ही निरस्त कर दिया जाएगा। वही आप यहाँ पर न्यूज़ देख पा रहे थे कि 3 वर्ष में चयन प्रक्रिया शुरू ना होने पर विज्ञापन रद्द हो जाएगा। आगे इसमें बताया गया है कि अल्पसंख्यक संस्थाओं में अध्यापक के चयन हेतु विज्ञापन के लिए रिक्तियों की सूचना अलग से प्रकाशित की जाएगी। उनकी चयन प्रक्रिया में साक्षात्कार बोर्ड में अल्पसंख्यक समुदाय से एक विशेषज्ञ भी रखा जाएगा, मतलब साक्षात्कार तो होगा, वो तो क्लियर है। चयन की प्रक्रिया में आगे ये भी बताया गया है कि आयोग आवेदन पत्रों की समीक्षा करेगा और अध्यापक अथवा अनुदेशक के पद के संबंध में लिखित परीक्षा आयोजित करेगा। लिखित परीक्षा 2 घंटे की अवधि की होगी और इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र में सामान्य ज्ञान और संबंधित वैकल्पिक विषय होगा। लिखित परीक्षा के लिए देखिए यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर जो बात किया गया है, इस चीज़ को समझिएगा। ये बात यहाँ पर किसकी हो रही है? अध्यापक अथवा अनुदेशक के पदों के संदर्भ में। तो यहाँ पर सुपरटेट परीक्षा भी इसी में ही आपका आएगा, क्योंकि अध्यापक का मतलब कोई यहाँ पर प्राइमरी, जूनियर ऐसे नहीं, सभी अध्यापक को लेकर के बताया गया। तो यहाँ पर जो लिखित परीक्षा होगी वो कितने की होगी? वो आपकी 2 घंटे की कालावधि जो है उसकी होगी और वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न पत्र है उसमें आप देखेंगे तो सामान्य ज्ञान और संबंधित जो भी वैकल्पिक विषय होगा ये आपको देखने को जो है वो मिलेगा। लिखित परीक्षा के लिए जो पूर्णांक है उसके 90% अंक, ये लिखित परीक्षा के लिए जो पूर्णांक होगा उसके लिए 90% अंक और 10% अंक जो है वो साक्षात्कार के लिए जो है वो होगा।
और जहाँ पर साक्षात्कार नहीं होगा, वहाँ पर क्या होगा, लिखित परीक्षा जो पूर्णांक है, उसका ही जो 100% अंक है, वो ही आपका जो है वो माना जाएगा। मतलब यहाँ पर बात ही नहीं की गई है, जो एकेडमिक मेरिट के नंबर जुड़ते थे उसकी। यानी कि ये तो जो परीक्षा करा रहे हैं, उसी के आधार पर ही आपको जो जॉब है वो देने की बात इसमें जो है वो की जा रही है। अब आपको इसी के संदर्भ में मैं न्यूज़ भी दिखा देता हूँ ताकि आप श्योर हो जाएँ। लखनऊ से ही देखिए न्यूज़ है, इसमें क्या साफ-साफ लिखा है कि शिक्षकों की भर्ती के लिए गठित जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग है, उसकी नियमावली के अनुसार आयोग विभिन्न स्तर पर शिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित करेगा। शिक्षकों और अनुदेशक की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा कराई जाएगी, जो कि 2 घंटे की वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। आयोग लिखित परीक्षा के लिए 90% और साक्षात्कार के लिए 10% अंकों का प्रावधान जो है वो करेगा। तो 90-10 100% तो यहीं कंप्लीट हो गया, यानी एकेडमिक मेरिट की बात ही नहीं आ रही है यहाँ पर कहीं। सभी लिखित परीक्षाएं जिला मुख्यालय पर कराई जाएंगी। डिग्री कॉलेजों में प्राचार्य और असिस्टेंट जो प्रोफेसर हैं, उनके पदों पर चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर होगा। नियमावली में यह भी कहा गया है कि यदि 3 वर्ष के अंदर विज्ञापित पद जो है, उनके सापेक्ष चयन प्रक्रिया नहीं शुरू होती तो आयोग संबंधित विज्ञापन को निरस्त कर सकता है। आयोग को नया विज्ञापन जारी करने का अधिकार होगा। अल्पसंख्यक संस्थानों में अध्यापक के लिए चयन का विज्ञापन के लिए पदों की सूचना अलग से प्रकाशित की जाएगी। उनकी चयन प्रक्रिया में साक्षात्कार बोर्ड में एक विशेषज्ञ प्रतिनिधि भी आपका अलग से जो है वो रखा जाएगा। तो ये सारी चीजें इसमें भी क्लियर की गई हैं। और आगे बात करते हैं, पूर्णांक का निर्धारण जो होगा वो कौन करेगा, वो आयोग करेगा, वो भी यहाँ पर बताया गया है। लिखित परीक्षा के आयोजन के लिए यथासंभव जो जिला मुख्यालय है, उन पर ही केंद्रों का निर्धारण किया जाएगा और निरीक्षक जो है उनका मानदेय ऐसे दर पर दिया जाएगा जैसे आयोग द्वारा जो है वो नियत किया जाएगा। और आगे स्नातक और स्नातकोत्तर जो महाविद्यालय, उनके प्राचार्य पद के लिए जो चयन हेतु लिखित परीक्षा है, उसमें आपका अंक है, शैक्षिक प्रदर्शन सूचक है, उसके अंक है और साक्षात्कार के अंक है। इनको जो है समेकित करते हुए चयन सूची जो है वो आपकी बनाई जाएगी। लिखित परीक्षा के लिए एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र, सामान्य ज्ञान और प्रशासनिक अभिक्षमता जो है वो होगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संशोधित मानकों के अधीन जो है ये गणना की जाएगी। उत्तर पुस्तिकाओं का जो मूल्यांकन होगा वो आयोग द्वारा नियुक्त किए गए जो परीक्षक हैं उनसे या कंप्यूटर द्वारा कराया जाएगा और परीक्षक को मानदेय आयोग द्वारा ही जो है वो दिया जाएगा। जहां साक्षात्कार लिया जाना आवश्यक है, वहां साक्षात्कार के लिए 10% अंक रखे जाएंगे और साक्षात्कार अगर अंक उसके लिए मार्गदर्शी जो सिद्धांत होगा वो भी यहाँ पर क्लियर किया गया है। उसके लिए सामान्य ज्ञान, आपका व्यक्तित्व परीक्षण, अभिव्यक्ति की योग्यता, इसके दृष्टिगत साक्षात्कार के अंक जो है वो दिए जाएंगे। मतलब सामान्य ज्ञान अब आपका एक हिस्सा बन जाएगा जो कि आना ही आना है। मतलब पेपर में तो आएगा ही, इंटरव्यू में भी आपको वही देखने को मिलेगा। बाकी व्यक्तित्व परीक्षण और अभिव्यक्ति की योग्यता तो देखने को मिलेगी। तो ये साक्षात्कार के लिए ये पॉइंट है। ऐसा नहीं है कि साक्षात्कार में आपसे यहाँ पर जो भी सारी चीजें वो क्लियर कर दी गई हैं। लेकिन परीक्षा में जो उत्तीर्ण अभ्यर्थी होंगे उनमें से अगर बात करें तो साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों की संख्या के 3 से 5 गुने तक, जैसा कि आयोग उचित समझेगा, वो बुलाया जाएगा। तो ये आप देखते हैं हर बार ऐसा लगभग आपको देखने को मिलता है। केबीएस में ऐसे ही देखने को मिला। तो साक्षात्कार के लिए 3 से 5 गुना बुलाए जाएंगे, फिर बाद में चार्ट लिए जाएंगे। तो वो यहाँ पर पहले ही क्लियर कर दिया गया है। अंतिम अंक कट ऑफ प्राप्त करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित जो है वो किया जाएगा। साक्षात्कार जो बोर्ड होगा उसमें विषय विशेषज्ञों के परामर्श के आधार पर अंक साक्षात्कार बोर्ड के अध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा। चयन की निष्पक्षता शुचिता को बनाए रखने के लिए अंतिम परिणाम से पहले अभ्यर्थियों के अंक प्रकट नहीं किए जाएंगे। ये भी देखिए कि इन्होंने बात क्या कही है कि चयन की निष्पक्षता और शुचिता को बनाए रखने के लिए चयन प्रक्रिया के अंतिम परिणाम से पहले अभ्यर्थियों के अंक प्रकट नहीं किए जाएंगे। कहने का मतलब यहाँ पर ये हो सकता है कि आपका रोल नंबर हो सकता हो जारी हो जाए कि इन इन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, वहां पर नंबर ना दिए जाए। शायद ये यहाँ पर बात कहने की बात की गई है। अध्यापक अथवा अनुदेशक के जिन पदों पर साक्षात्कार किया जाना आवश्यक है, उसमें आयोग लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त हुए अंकों को जोड़कर और जहां केवल लिखित परीक्षा होना है, देखिए जहां पर केवल लिखित है उसको भी यहाँ पर डिफाइन किया गया कि अगर इंटरव्यू नहीं आप लेंगे तो ऐसे में आयोग मात्र और मात्र लिखित परीक्षा में जो प्राप्त अंक है उनके आधार पर ही विज्ञापन के सापेक्ष मेरिट क्रम में जो भी सबसे ज्यादा उपयुक्त पाए जाएंगे उनका एक पैनल जो है वो तैयार करेगा। और यदि एक से अधिक अभ्यर्थियों की मेरिट समान होगी तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले लिखित परीक्षा के अंक जो है वो देखे जाएंगे और लिखित परीक्षा के भी अंक अगर समान है तो साक्षात्कार में प्राप्त अंकों को देखा जाएगा और दोनों के अंक समान होने पर
अनिवार्य अर्हता का अधिकतम परसेंटेज, जैसे पीएचडी, जेआरएफ, नेट, ये सारी चीज़ें जो होती हैं आपकी वो देखी जाती हैं। और सारी चीज़ें अगर समान हो जाती हैं तो अंत में स्नातकोत्तर के जो प्राप्तांक होंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन के जो आपके नंबर होंगे, उसको देखा जाता है कि वो किसमें ज़्यादा है। और यदि लिखित परीक्षा, साक्षात्कार, अनिवार्य अर्हता के परसेंट अंक समान है, उस अभ्यर्थी का नाम जो अधिक आयु का होगा वो फिर उच्चतर स्थान पर रखा जाएगा। तो लास्ट में नाम या एज को फैक्टर जो है वो बना लिया जाता है। अपने बिहार भर्ती जो हो रही है उसमें भी ये सेम चीज़ देखी कि डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग ही आपकी जो फर्स्ट फेज वाली वैकेंसी थी उसमें जो है वो तैयार किया गया था। तो काफ़ी हद तक चीज़ें इसमें क्लियर की गई हैं। आगे आयोग अधिनियम भेजने वाले प्राधिकृत अधिकारी को विज्ञापित रिक्तियों के सापेक्ष नियम 30 के उपनियम के अनुसार तैयार जो पैनल है वो फॉरवर्ड करेगा और प्राधिकारित अधिकारी से संस्था आवंटन के पश्चात इस निमित्त प्राधिकृत संस्था के नियुक्त जो प्राधिकारी हैं या प्रबंध तंत्र हैं उनको जो है वो भेजेंगे। आगे बताया गया कि वो अभ्यर्थी जिसका नाम पैनल में सीट्स पर है और उसके द्वारा दिए गए प्रथम जो अधिमानता है उसको संस्था में ही उसका आवंटन होगा। मतलब आपके नंबर ज़्यादा है और आप चाहते हैं इस जिले में आवंटन हो तो वो आपको दिया जाएगा। और जहाँ किसी चयनित अभ्यर्थी को इस आधार पर उसके अधिमान की संस्थाएं आवंटित नहीं की जा सकती हैं कि पैनल में उसमें उससे उच्चतर स्थान वाले अभ्यर्थी को पहले ही ऐसी संस्थाएं आवंटित की जा चुकी हैं और कि उनमें कोई रिक्ति शेष नहीं है, तो प्राधिकारित जो अधिकारी है उसको कोई भी संस्था जो वो उचित समझे वो आवंटित किया जा सकता है। ये तो आपको देखने को ऐसा मिलता ही है। नंबर ज़्यादा होंगे तो आपको भैया आपकी पसंद का जिला जो है वो मिलने का एक संभावना रहती है, नहीं तो फिर वो दिया ही जाता है। आगे देखते हैं लिखित परीक्षा, साक्षात्कार और अन्य। अब लिखित परीक्षा और साक्षात्कार को लेकर के यहाँ बताया गया है कि लिखित परीक्षा के आधार पर साक्षात्कार के लिए जो आमंत्रित अभ्यर्थी हैं उनको साक्षात्कार के लिए विहित अंकों में से न्यूनतम 40% अंक दिया जाना अनिवार्य होगा। ये चीज़ बहुत अच्छी की है। कई बार ऐसा होता है कि टीचर कोई अपना स्पेशल अपना खुद से जो है वो खुन्नस निकालने पर आ जाए कि भैया नहीं हम इस बच्चे को तो नहीं देंगे या कोई ऐसी, तो ऐसा दुश्मनी ना हो तो कम से कम मिनिमम 40% तो देना ही देना है। और यथासंभव 90% तक अधिकतम अंक दिए जा सकते हैं। ये भी नहीं कि भैया कोई जुगाड़ पट्टी वाला है तो उसको 100 में 100 दे दिए। वो भी यहाँ पर बता दिया गया है कि 90% मैक्सिमम दिए जा सकते हैं। लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों में से एक दिन में एक बोर्ड में साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों की संख्या और प्रतिदिन संचालित होने वाले बोर्ड की संख्या परीक्षा समिति द्वारा वो तो निश्चित जो है वो की जाएगी। और भी परीक्षक हैं, पेपर वगैरह जो सेट करते हैं ना, उनकी भी हर 3 साल पर जो है वो यहाँ पर एक बार देखा जाएगा, उनको बदला जाएगा, वो भी यहाँ पर जो है वो बताया गया है। आगे प्रश्न पत्र को तैयार करना, उसको छपवाना, मुद्रण करना, उसको लेकर के बताया गया, वो सब आयोग स्तर पर ही है, चाहे तो पढ़ भी सकते हैं, परंतु जो आपसे संबंधित है वही हम यहाँ बता रहे हैं। ओएमआर सीट की मुद्रण और पुस्तिका का जो मूल्यांकन है, ऑफलाइन परीक्षा संचालित करने के आयोग के विनिश्चय पर ओएमआर सीटों का मुद्रण और उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर पृथक रूप से किसी प्रतिष्ठित अभिकरण के द्वारा कराया जाएगा। अच्छा, ये भी यहाँ पर ऊपर बताया गया है, ऑफलाइन परीक्षा संचालित करने के आयोग का विनिश्चय है, मतलब परीक्षा ऑनलाइन नहीं होगी, ये चीज इससे समझ में आ रही है। आगे देखेंगे तो अच्छी ख्याति वाला हो वहीं से ही चेक कराया जाए, वो सारी चीजें हैं। ओएमआर सीटों का मुद्रण, मूल्यांकन, परीक्षा उत्तर पुस्तिकाओं का, ये सारी चीजें जो है सदस्यों के संगठन उनके द्वारा जो ज्येष्ठ है उन्हीं के द्वारा कराया, ज्येष्ठ मतलब जो लिफाफे में परीक्षा समिति के ज्येष्ठतम सदस्य हैं उनसे कराया जाए। अच्छा, आयोग ये भी ऑनलाइन को भी देखिए किया है कि आयोग जिन परीक्षाओं को ऑनलाइन कराने का विनिश्चय करता है उस संबंध में अपनी प्रक्रिया निर्धारित करके अवधारित करने के लिए वो स्वतंत्र होगा। मतलब अगर वो करेगा, वैसे तो ऑफलाइन ही है, परंतु ये लिखा गया है कि अगर वो निश्चय ऑनलाइन करता है तो उसके लिए भी वो आयोग अपने अकॉर्डिंग जो है वो चीज को बनाएगा। बाकी किसी पद पर लागू नियम के अधीन सिफारिश का ये सारी चीजें जो है वो आपकी यहाँ पर बताई गई हैं। आगे देख लेते हैं, परीक्षा शुल्क को लेकर के लिखा है कि वो आयोग डिसाइड करेगा, उसमें ऐसा लिखा नहीं है क्योंकि वो तो अलग-अलग एग्जाम के अकॉर्डिंग होगी। बाकी लास्ट में एमपी अग्रवाल प्रमुख सचिव। अब लास्ट में देखेंगे तो यही सारी चीजें अब इंग्लिश में भी जो है वो दी गई हैं। पूरा नोटिफिकेशन आगे देखेंगे तो चैप्टर 1, 2, 3 करके ऐसे इंग्लिश में भी जो है वो दिया गया है। तो मैंने पूरा हिंदी वाला आपको बता दिया। सारी चीजें लगभग इसमें क्लियर कर दी गई हैं। और फिर भी यदि आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट में आप जो है वो पूछ सकते हैं। वीडियो लाइक सभी लोग अवश्य कर दीजिएगा, शेयर कर सकते हैं तो शेयर भी कर दीजिएगा ताकि और लोगों तक भी वीडियो पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े अवश्य जुड़ जाइएगा, बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके पीडीएफ वगैरह वहाँ पर हम आपको भेज देते हैं तो सारी चीज़ें आपको अपडेट मिलती रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।